एजुकेशन सदगुरु के इस वीडियो में एक बार फिर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा था और उस थंबनेल में आपको दिखाई दिया था कि आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन कौन से हैं एग्जाम में पूछे जाने की जो चांसेस होते हैं बहुत मैक्सिमम होते हैं। और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पर्सन जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम यूनिक भी हैं, क्योंकि दोस्तों आपको देखने में पर्सन बहुत ही साधारण से लगेंगे, लेकिन अगर आप उनके गहराई में सोचें तो शायद ही इस टाइप के पर्सन आपको कहीं देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बहुत आखिर तक जरूर देखें। और हर एक पर्सन बहुत काम का है आपकी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये पॉलिटी से है और आज की अपनी इस वीडियो सेशन में हम सारे के सारे पॉलिटी से ही क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दिखने में बहुत सिंपल होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा काम के होंगे। तो अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ जो पहला आपको ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है एन माधव राव। अगर हम बी की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और अगर हम सी की बात करें तो आपको उसमें मिल जाएगा टी कृष्णमाचारी, और अगर डी की बात करें तो उसमें मिल जाएगा आपको एस वर्धाचारी। तो इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। दोस्तों अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि जो प्रारूप समिति थी उसमें हमारे कुछ मेंबर्स थे, और उसमें से एक मेंबर्स ऐसा है जो इस ऑप्शन में है जो कि उस समिति से जुड़ा हुआ नहीं था। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए इसमें कौन सा इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी एस वर्धाचारी इस प्रारूप समिति से बिल्कुल भी सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों जैसे कि आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो इसके जो प्रेसिडेंट थे, इस समिति के प्रेसिडेंट थे, और इसके अलावा एन माधव राव भी इसके एक सदस्य थे, और टी कृष्णमाचारी भी इसके सदस्य थे। इसके अलावा इसमें और भी हमारे 4 सदस्य थे जिनका नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। जी हाँ, ये दोस्तों इसके कुल सदस्य थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी जो एस वर्धाचारी थे वो इसके सदस्य नहीं थे। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध निम्न में से किस समिति से था। ऑप्शन है आपका ए संशक्ति समिति, बी है इसमें प्रांतीय संविधान समिति, सी प्रक्रिया नियम समिति, या फिर डी मौलिक अधिकार समिति। तो जो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी संघ शक्ति समिति। दोस्तों अगर आप जानते होंगे कि जब संविधान को बनाया जा रहा था तो संविधान सभा ने कुछ समितियों को बनाया था और उन समिति के जो प्रेसिडेंट थे उनको अलग अलग तरीके के काम सौंपे थे। अगर बात करें संघ शक्ति समिति की तो उसके जो प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों अगर बात करें बी यानी कि प्रांतीय संविधान समिति की, तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिर में जो ये समिति हमारी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे या उसके जो सदस्य थे कृपलानी। जी हाँ, ये इसके सदस्य थे जेबी कृपलानी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इस समिति के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मूल संविधान में शामिल किए कुल अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, और ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, और डी है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब संविधान को 1949 में बना दिया गया था और उसको 26 नवंबर 1949 को उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो उस टाइम पे हमारे जो संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 हमारी अनुसूचियां थी, और इसी को ही उस टाइम पे इनको एक्सेप्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, या फिर डी रशिया। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ब्रिटेन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने ही भारत के ऊपर सबसे लंबे समय तक राज किया था, और ब्रिटेन में क्योंकि पहले से ही संघीय व्यवस्था थी तो ये जो लिया गया है, यानी कि अगर हम बात करें संघीय व्यवस्था की तो इस अधिकार को जहां से लिया गया है वो है हमारा ब्रिटेन की, ब्रिटेन से ही इस हमारी संघीय व्यवस्था को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में एकल न्याय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए कनाडा,
बी रशिया, सी जापान या फिर डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी अमेरिका से इस हमारी एकल प्रणाली को लिया गया है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में भी एकल न्याय प्रणाली है, तो हमारे भारतीय संविधान में भी इस एकल न्याय प्रणाली को अमेरिका से ही लिया गया है। इस प्रणाली के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे ऊपर होता है, इसके बाद हमारे हाई कोर्ट आते हैं और इसके बाद हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो आते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हमारे अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। चलिए आगे बात करें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जी हाँ, ऑप्शन है पहला 7वां संविधान संशोधन, बी है 41वां संविधान संशोधन, सी है 42वां संविधान संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो फाइनली दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 1976 के तहत ये संविधान संशोधन किया गया था। एक और बात दोस्तों कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको भारत में मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जी हाँ 1976 के तहत संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया गया था और ये एक इसकी खास विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का संबंध प्रत्यक्ष लोकतंत्र से है? जी हाँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्रिटेन या फिर डी अमेरिका। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि जहां पर जो हमारे लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में क्या करते हैं, कानून प्रक्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर ही इस टाइप की चीजें हैं, तो इसका सही आंसर भी स्विट्जरलैंड होगा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारी प्रणाली है उसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जो क्या करते हैं बाद में संसद में जाके हमारे कार्यों को देखते हैं या हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा प्रश्न सही है वो ऑप्शन बी है, यानी स्विट्जरलैंड के अंदर ही इस प्रकार की प्रणाली चलती है। चलिए आगे बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल न्याय शब्द, जी हाँ न्याय कुल कितने प्रकार के न्याय की गारंटी देता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है जो कि हमारी प्रस्तावना में है न्याय, तो वो कितने प्रकार की जो हमारे न्याय है उनकी गारंटी देता है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी 3 प्रकार की। अब ये 3 प्रकार की कौन कौन सी गारंटी है आप इसके बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार के जो हमारे 3 न्याय हैं इनकी चर्चा हमारे साथ करता है। एक होता है दोस्तों हमारा आर्थिक, एक होता है हमारा राजनीतिक और एक होता है हमारा सामाजिक। जी हाँ, जो हमारा ये संविधान है और उसमें जो न्याय शब्द लिखा हुआ है ये कुल 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, मतलब हमारा आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ही होगा, यानी कि 3 प्रकार के न्याय। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि संविधान के अनुच्छेद 1, जी हाँ संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कुल 3 प्रकार की श्रेणियों में जो भारतीय क्षेत्र है उसको बांटा है। अब वो 3 कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, इसमें एक होगा हमारा दोस्तों संघ क्षेत्र, जी हाँ संघीय क्षेत्र जिसमें पूरे संघ की बात करी जाती है, एक होता है राजकीय क्षेत्र जिसमें हम अपने राज्य की बात करते हैं, एक होता है हमारा अधिकृत, जी हाँ जो हमारा देश होता है वो क्या कर सकता है, किसी अन्य देश को क्या कर सकता है, वो एनेक्स कर सकता है, मतलब उसके क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिला सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 3 प्रकार के कुल श्रेणियां हमारे भारत में मौजूद है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। ऑप्शन ए केवल किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी केवल किसी क्षेत्र के राज्य को घटाने के लिए, ऑप्शन सी केवल किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करने के लिए या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही है कि जो हमारा अनुच्छेद 3 है वो इन सब की गारंटी संसद को देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि संसद विधि के अनुसार किसी राज्य के क्षेत्र को, जी हाँ राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो क्योंकि ये तीनों ही इस ऑप्शन में मौजूद हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी।
तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ अगर आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी वेबसाइट से चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट का ये URL है, आप यहाँ पर भी इसमें जाके बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।